फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? तो ये होता है in mathematics and computer science, an algorithm is a finite sequence of well-defined computer implementable instruction, typically to solve a class of problems or to perform a computation step-by-step procedure. Well-defined instructions, typically to solve a class of problems or to perform a computation step-by-step procedure. well-defined computer implementable instruction. अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वेल डिफाइंड में हाइफन लगता है, वो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम्स आर एन unambiguous specification for performing calculations, data processing, automated reasoning and other tasks. Will accept 0 or more input but generate at least one output. तो राघव, ये सब बेसिक बात है, सबको पता रहता है, बस हम लिख दिया है क्योंकि पढ़ा रहा था तो पता ही है, ये सब तो बचपन से पढ़ रहे हैं। Properties of algorithm, THM, algorithm. Properties of algorithm should terminate in finite time, unambiguous, input 0 or more, output at least 1. Every instruction in algorithm should be effective. It should be deterministic. ये हो गया इसका मोटा मोटी बात। तो फाइनाइट टाइम्स के लिए होना चाहिए, मतलब टर्मिनेट करना चाहिए, कुछ टाइम के बाद टर्मिनेट करना चाहिए। अनएम्बिग्यूअस मतलब सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो समझ में आने चाहिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि जो डाउटफुल हो, ठीक है ना। एल्गोरिथम या तो इनपुट लेगा बट आउटपुट कुछ ना कुछ देगा, राइट। आउटपुट, इट विल गिव यू सम आउटपुट, ठीक है ना। और एवरी इंस्ट्रक्शन इन एल्गोरिथम शुड बी इफेक्टिव, मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर रहा हो, जितना भी इंस्ट्रक्शंस तुम लिख रहा है, ठीक है ना। और इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मतलब वो कुछ ना कुछ स्पेशली काम करेगा ही करेगा, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो काम करने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यही है। तो एक डिफरेंस भी लिख लेते हैं हम लोग छोटा सा, कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एल्गोरिदम, और इस साइड पे लिख लो प्रोग्राम। तो एल्गोरिदम में लिख लो रिटन इन डिज़ाइन फेज, फेज, रिटन इन इम्प्लीमेंटेशन फेज, नीड्स डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब अगर तुम फिजिक्स के ऊपर में एल्गोरिदम लिख रहा है तो फिजिक्स आना चाहिए, केमिस्ट्री के ऊपर में लिख रहा है तो केमिस्ट्री आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डोमेन नॉलेज का इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज का इंपॉर्टेंस है। नीड्स प्रोग्रामिंग नॉलेज,
कैन बी रिटन इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, कैन बी रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्योंकि एल्गोरिदम में तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, बंगाली में भी लिख सकते हो, असामीज़ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें तुमको समझ आए उसमें लिख लो। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना, समझ में आए। और मतलब अगर तुम प्रोग्राम लिख रहे हो तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। We analysis algorithm for time and space. We test programs for faults. ठीक है, तो V के बदले V लिख दिया इसने, इसको V, ठीक। तो ये मतलब एक जनरल सा डिफरेंस है एल्गोरिथम और प्रोग्राम में, ठीक है ना। अच्छा, तो एक और चीज़ हम लोग समझते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम, इसको थोड़ा बोल्ड कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। ऐसे ही होता है इसको, प्रॉब्लम डेफिनेशन कोलोन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। तो पहला तो तुमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशंस कोलोन अंडरस्टैंड कंस्ट्रेंट्स इफ एनी। डिजाइन स्ट्रेटजी ओपन पैरेंथेसिस algorithmic strategy close parenthesis। express and develop the algorithm, coding, testing and debugging, installation, मेंटेनेंस। तो ये सारा चीज़ रहता है, ठीक है। नीड फॉर एनालिसिस, ठीक। We do analysis of algorithm to do performance comparison between different algorithm to figure out which one is best possible option। तो वी राइट प्रोग्राम्स, वी राइट आवर आइडियाज़, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने बहुत सारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंसर्शन, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सिलेक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बबल, फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है शेल, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मर्ज। शेल तो नहीं, शेल सॉर्ट भी होता है, उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं ना, शेल में डालते हैं नंबर को, और जो सबसे छोटा या बड़ा है उसको निकाल लेते हैं, ऐसा करके होता है, ठीक है ना। इसको कुछ लोग ना बकेट भी बोलते हैं, बकेट सॉर्ट भी होता है एक, ठीक है। ये जनरली नंबर्स के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मर्ज, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा उसके बाद थोड़ा सा बेटर रहता है हीप के बाद रहता है क्विक, ठीक है। एंड और भी पढ़े हैं हम लोग, इसके अलावा और भी है, एंड मैनी मोर।
एंड मैनी मोर, मार्केट में और भी घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना। तो जैसे मतलब पैरामीटर्स के ऊपर में ना मतलब डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मान लो कोई जैसे गाड़ी कंपेयर करते हैं ना, व्हाट पैरामीटर्स कैन बी कंसीडर फॉर द कंपैरिजन बिटवीन कार्स, ठीक है ना। तो जैसे तुम्हारे पास तो दो गाड़ी उठा लेते हैं, एक ही टाइप का गाड़ी, और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में ये गाड़ी बड़ा चलता है, MARUTI, मारुति सुजुकी, सुजुकी ब्रेजा, ब्रेजा। और इसके कंपैरिजन में एक गाड़ी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं हुंडई वेन्यू, हुंडई वेन्यू। तो इनको कंपेयर करने के लिए मतलब हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स पुट करें कि व्हाट पैरामीटर्स कैन बी कंसीडर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कार्स। तो सेम चीज़ होता है एल्गोरिथम के लिए कि एल्गोरिथम में भी हम लोग वही मतलब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एनालॉजी के तौर पे बताया है, वैसे ये काम का नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ पैरामीटर्स डाल के देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम के लिए बातें कर लेते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स विच कैन बी कंसीडर्ड वाइल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो पहला पैरामीटर है टाइम, ऐसे लिख लेता है, टाइम लिखना है सिर्फ, टाइम। दूसरा पैरामीटर है स्पेस, ठीक है ना। ये दो पैरामीटर मेन चीज़ें, बाकी जो पैरामीटर्स मैं लिख रहा हूँ वो उतने ज़्यादा काम के नहीं हैं, बट फिर भी कभी कभी काम में आते हैं। जैसे मान लो तुम स्पेस शिप जो है ना वो भेज रहा है, तो उस टाइम पे ये सारे पैरामीटर्स काम में आएंगे। जैसे बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ मतलब ये जनरली काम में नहीं, हम लोग कंसिडर नहीं करते, बट उस टाइम पे कंसिडर करेंगे। रजिस्टर कितना है, रजिस्टर कितना है, ठीक है। और बैटरी पावर ये सब भी कंसिडर किया जाता है। ये सारे पैरामीटर्स हैं इसके, ठीक है ना। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। टाइम, स्पेस, बैंडविड्थ, रजिस्टर, बैटरी पावर, ये सारा चीज़, ठीक। तो इसका जो एनालिसिस होता है ना, ठीक है ना, ये भी मतलब कुछ टाइप ऑफ एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ एनालिसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। फिर एक टाइप ऑफ एनालिसिस होता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल हो गया, जिसको ऐसे लिखते हैं, एक हो गया एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है। और एपोस्टेरियम, इसको एक और नाम दिया गया, एपोस्टेरियम, APOSTRIUM, एपोस्टेरियम। और रिलेटिव एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए प्रायोरी और इंडिपेंडेंट एनालिसिस और एब्सोल्यूट एनालिसिस, ये होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है ना कि एक्सपेरिमेंटल वाला में क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे मान लो हमको एक गाड़ी बनानी है, ठीक है ना। तो हम लोग गाड़ी बना लेते हैं, हम लोग पूरा काम जो है ना वो पूरा करते हैं फिजिकल, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिख देता हूँ मैं, वी डेवलप
फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल, ठीक है ना, वी डेवलप फिजिकल आर्टिकल्स एंड देन वी डू कंपैरिजन, ठीक है ना। अच्छा, इसको ठीक से ही लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है, ठीक से लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है ना, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, लेट्स कॉपी दिस, और यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, वी कोलोन लगा के लिखते हैं, means analysis of algorithm after it is converted to code, implement both the algorithm and run the programs on your computer for different inputs and see which one takes less time. So means analysis of algorithm after it is converted to code and implement both the algorithms and run the two programs on your computer for different inputs and see which one takes less time, ठीक है ना। ये हमको मतलब देखना होता है, ठीक है, समझ में। तो इसका एडवांटेज इस मतलब एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है ना कि हम लोग सचमुच का सब चीज़ बना लेते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल में सचमुच का हम लोग सब चीज़ बना लेते हैं और फिर हम लोग डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है ना। बट एडवांटेज क्या है कि इसमें ना, इसमें एक अच्छा बात ये है कि इसमें हमको यहाँ पे लिख लेते हैं ADVANT, एडवांटेज जो है इसका, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाता है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया, रफ वैल्यूज़ नहीं मिलता, नो रफ वैल्यू नहीं मिलता, ठीक है, रफ वैल्यू नहीं मिलता। डिसएडवांटेज क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि final result instead of depending on the algorithm depends on many other factors like background software and hardware, programming language and even the temperature of the room. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में ना डिपेंड करता है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ है, ये इसका डिसएडवांटेज है। मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंटल और एपोस्टोरियम और रिलेटिव एनालिसिस करते हो, जैसे मान लो तुमको दो गाड़ी बनाकर फिर उनका कंपैरिजन करने की कौन सा गाड़ी बेटर है, तो एक्सपेंसिव भी है, ठीक है ना। इसका एक और डिसएडवांटेज है, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। ये एक और इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर ख़रीदने पड़ेंगे, आपको लाइसेंसेस ख़रीदने पड़ेंगे, फिर बाद में पता चला कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, हमको दूसरा सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ेगा, या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, ठीक है ना, तब आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है, बट इसमें रिज़ल्ट अच्छा आता है, ठीक है ना, रिज़ल्ट अच्छा आता है, नो डाउट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो ये है अप्रियोरी और इंडिपेंडेंट एनालिसिस और एब्सोल्यूट एनालिसिस, ठीक है ना, ये वाला के बारे में बातें करते हैं। और यही वाला चीज़ हम लोग करने वाले हैं पूरे मतलब ये एल्गोरिथम वाला जो कोर्स है ना, इसमें यही होने वाला है, ठीक है। तो इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, वी डू analysis using asymptotic notations and mathematical tools of only algorithm, that is before converting it into the program of a particular programming language. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैथमेटिकल टूल है, और ये मतलब इसको कोई भी एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, समझ में है। तो इट इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो
मतलब हमको पहले से ही पता चल जाता है कि इसका परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली कितना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करता है और फिर हम अपना काम कर लेता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे एक और बात हम लोग बोल सकते हैं, इन asymptotic analysis we evaluate the performance of an algorithm in terms of input size, open parenthesis, we don't measure the actual running time, close parenthesis. Essentially we calculate how does the time or space taken by the algorithm increase with the input size. तो हम लोग मतलब ये सब चीज़ ना कैलकुलेट करते हैं कि एल्गोरिदम में अगर इनपुट हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका कैसा बिहेवियर रहता है। तो इस चीज़ को ना हम लोग स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑन द पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना। पेपर पेन के ऊपर में लगा के ना हम लोग उसको उसका एनालिसिस जो है ना वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और समझने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं शेप्स, ये एक्स वाई एक्स, मतलब एक रफ, इसमें रफ टाइम पता चलता है, उसमें एग्जैक्ट टाइम पता चलता है। हाँ लेकिन वो एक्सपेंसिव है ना तुम पहले ही सब सॉफ्टवेयर खरीद लिया, मेंबरशिप ले लिया, अब मान लो सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है ना सॉफ्टवेयर का, आईडी का। हम लोग एज अ स्टूडेंट जो आईडी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बट वीएस कोड जो है वो अनस्टेबल आईडी ही है, ठीक है ना। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर बनाएगा या हम कोई एप्लीकेशन बनाएगा, जैसे मान लो हम कोई मोबाइल फ़ोन का एप्लीकेशन बना रहा है, तो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा आईडीई यूज़ करूँगा जिसका सब्सक्रिप्शन हो और मेरे को सपोर्ट मिलता रहे, मेरे को जो भी चीज़ चाहिए फट मिलता रहे, ठीक है ना। तो हम तो वही करेगा, तो मेरा तो खर्चा हो जाएगा ना। पिछला वाला जो टेक्निक है कि हम तो पहले ही सब खरीद लिया और उसके बाद क्या हुआ कि हमको मतलब मेरे को जो कंपाइलर चाहिए था वो एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, राइट। तो फिर हमको तो मेरा तो खर्चा हो गया ना, एक्सपेंसिव हो गया चीज़। लेकिन अगर काम कर गया तो अच्छा है, ठीक है ना। और फेलियर भी हो रहा है तो मेरे को एग्जैक्ट रिजल्ट तो मिल रहा है, बस यही है। फेल होने पर भी एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है और पास हो गया तो अच्छा बात है, लग अच्छा रहा तो पास हो गया, ठीक है ना। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि पहले आप एल्गोरिथम लिखो, यू डिसाइड योर इनपुट साइज और फिर उसको आप टेस्ट करो, ठीक है, समझ में मैथमेटिकली। अगर वो अच्छा निकल गया ठीक बात है भाई, इम्प्लीमेंट करो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो डीए का जो कोर्स है ना वो यही है, समझ में। इसमें एल्गोरिथम के ऊपर में फोकस है, इसमें प्रोग्राम लिखने पे फोकस नहीं है। मतलब इसमें तुमको पूरा एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, ये ऐसे ऐसे काम करेगा, ये ऐसा हो जाएगा, तुमको बस इंग्लिश में लिखना है कि ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लूप चल जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लूप चल जाएगा तो वहाँ पे कैसा कैलकुलेशन बिठाना है वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही सीख रहे हैं हम लोग, समझ में आए। चलो एक ग्राफ बनाते हैं, फिर थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। इतना बड़ा तो ठीक ही है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं, कहाँ गया, चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, इतना ही लगता है। और
इधर पर हम लोग ना टाइम रख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक नहीं रखते हैं, 12 सेकेंड्स का टाइम रख लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई सिंगल इनपुट में आया है, ठीक है ना, तो कोई सिंगल इनपुट में चल रहा है, तो मतलब वो सिंगल इनपुट है तो एल्गोरिदम का टाइम कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। अब जैसे इनपुट थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है ना, तो दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर का तो कमी नहीं है मेरे पास। ये कुछ ऐसे करके आया, तो इसको हम लोग ले लिया, ये आपका log n है, ठीक है, ये log n है। फिर मान लो एक और एल्गोरिदम है, ठीक है ना, वो यहाँ से चालू हुआ और कुछ यहाँ पे ऐसे करके ख़त्म हुआ, तो ये आपका n है, ठीक है। अब एक और एल्गोरिदम है जो यहाँ से चालू हुआ और यहीं पे ख़त्म हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे n log n, ठीक है, n log n। अब कुछ चालू हुआ वापस से यहाँ से चालू हो के, ठीक है, 2 हो गया, चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा सा, पिंक रख लेते हैं। ये पिंक वाला जो है ये चालू हुआ और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये है n², ठीक है ना, n² है। और अगर आपका जो एल्गोरिदम है उसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 to the power n, ये 2 to the power n है, ठीक है ना, समझ में है। और एक ले लेते हैं, और एक भयानक सा ले लेते हैं। भयानक कौन होगा, इससे भी भयानक हो सकता है क्या 2 to the power n से, राघव, इससे भयानक हो सकता है क्या 2 to the power n से, तो 2 to the power n से भी भयानक हो सकता है, वो है n फैक्टोरियल ठीक है, समझ में है। अच्छा ठीक है। तो हाँ। ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम एक एल्गोरिदम लिखा है, ठीक है ना, हम एक एल्गोरिदम लिखा है, तो वो एल्गोरिदम का जब हम स्टडी कर रहा था तो उसका जो आउटपुट है ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई मतलब यहाँ पे जो फंक्शन निकल के आया, ठीक है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शन है, ठीक है ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शन है, ठीक है ना, जो कि ऑर्डर ऑफ, मतलब ये जो फंक्शन है ये मतलब ऑर्डर ऑफ 2 to the power of n से बड़ा है, मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑर्डर ऑफ 2 to the power n से बड़ा है, बट n फैक्टोरियल से ये छोटा है, ठीक है ना, समझ में आया, किससे छोटा है, n फैक्टोरियल से छोटा है। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, मान लो ये जो फंक्शन हमारा बना है f of x, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि f of x, हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं कि f of x इज़ ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ f of x जो है ये मतलब 2 to the power n से बड़ा है, f of x इज़ ग्रेटर देन 2 to the power of n, ठीक है ना। तो जब भी मेरा फंक्शन मतलब इससे बड़ा हो, ठीक है ना, इससे बड़ा हो बट इससे छोटा हो, यहाँ पर भी जो वैल्यू दिया हुआ है इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो या इसके आसपास हो, तो हम लोग ये वाला चीज़ को ही ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग या ग्रेटर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेटर, मतलब ये 2 to the power n से बड़ा ही होगा, तभी ये ऑर्डर ऑफ 2 to the power n लिया गया है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 to the power of n, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स f of x फंक्शन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 to the power n
इसको हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। तो ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? और बिग ओ का मतलब समझ में आया? हम बिग ओ का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग ओ कब हम लोग यूज करेगा, जब फंक्शन का वैल्यू बिग ओ के अंदर में जो दिया हुआ है उससे ग्रेटर देन या इक्वल हो। ठीक है ना? और अगर छोटा होता है, मतलब इससे छोटा होता है, इससे छोटा है, मान लो ये जो फंक्शन हम लोग का है, ये जो फंक्शन जो हम लोगों ने एक और कोड लिखा, ठीक है ना, पर्पल ले लेते हैं, हम लोगों ने एक और कोड लिखा, ठीक है ना, तो ये कोड है ऐसे गया, फिर ऐसे आके यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हमको फंक्शन मिल रहा है, मान लो हमको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये 2 टू द पावर n से कम है, ठीक है ना। कभी हमको बोला जाए कि 2 टू द पावर n से कितना कम है, या 2 टू द पावर n के पास में है, ठीक है ना, बहुत ही 2 टू द पावर n के पास में है ये फंक्शन, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है, दिस इज वेरी मच, जैसे इसको ले लेते हैं एफ ऑफ ए, तो ये जो फंक्शन है इट इज वेरी क्लोज टू 2 टू द पावर n, but it is less than 2 to the power n, but it is less than 2 to the power n, ठीक है ना। तो हम लोग उसको लिखेंगे पाई में, किस में लिखेंगे? पाई में, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं यार, पाई, ठीक है। तो पाई ऑफ 2 टू द पावर n लिखेंगे, ठीक है ना। पाई ऑफ 2 टू द पावर n का मतलब है फंक्शन जो है वो 2 टू द पावर n से छोटा है, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया लेस। तो जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लेस वाला रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग पाई लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए 2 ओमेगा लगाएंगे, सॉरी बिग ओ लगाएंगे, ओमेगा में बोल रहा हूँ, बिग ओ लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो ये बात है, क्लियर हुआ चीज़? हाँ। तो एक डेल्टा भी होता है, एक थीटा होता है, थीटा, सॉरी डेल्टा, हाँ, थीटा एवरेज, एवरेज, हाँ, ठीक है, थीटा पे आते हैं धीरे धीरे, थीटा समझाते हैं। ये दो समझ में आई, ये दो टर्मिनोलॉजी, और बिग ओ कब यूज़ करना है और पाई कब यूज़ करना है, ठीक है। ठीक। चलो फिर तो आगे बात कर लेते हैं इसके ऊपर में। Asymptotic analysis is not perfect, but that's why that's the best way available. That's the best way available for analyzing algorithms. Analyzing algorithms. Analyzing algorithms, ठीक है। कर्सर नहीं दिखता है कभी कभी, हाँ। तो it might be possible that those large inputs are never given to your software and algorithm, which is asymptotically slower, always performs better for your particular situation. So you may end up choosing an algorithm that is asymptotically slower but faster for your software. ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। Advantage, uniform results depends only on algorithm. Disadvantage,
estimated or approximated value, no accurate and precise value. तो यहाँ पे हम लोग बातें कर लेते हैं एसिम्प्टोटिक notations. Asymptotic notations are abstract notations for describing the behavior of algorithm and determine the rate of growth of a function. चलो तो चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि कैसे बताएं, जैसे मान लो राघव तुमको एक घर बनाना है, ठीक है, तुम्हारे पास एक ज़मीन है, मान लो तुम्हारे पास एक ज़मीन है और तुमको एक घर बनाना है, तो तुम क्या करेगा? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ज़मीन है एंड तुमको इसके ऊपर में घर बनाना है, यू हैव टू मेक हाउस ऑन दिस लैंड, क्या करना पड़ेगा? तो तुम क्या करेगा राघव घर बनाने के लिए? आर्किटेक्ट को हायर करेगा। ऑब्वियसली जो डेवलपर है या आर्किटेक्ट है उसको हायर करेगा, ठीक है ना, आर्किटेक्ट, हायरिंग आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट से तुम क्या पूछेगा कि कैसा डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं? हाँ, वो तो बात है, बात है। असली चीज़ क्या पूछेगा? मतलब तुम्हारे पास डिज़ाइन भी है, अज्यूम कर लेते हैं आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बना दिया, उसके बाद पैसा, राइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, कितना रुपया लग जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज उसका तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, काफ़ी पैसा लगता है घर बनाने में। ठीक है, और उसके बाद अगर मतलब मनपसंद चीज़ें लगानी है तो बजट जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली, और दिमाग ख़राब होते जाता है। चलो, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि वो जो डेवलपर है ना, वो तुमको बताएगा, या जो आर्किटेक्ट है वो तुमको बताएगा कि ये जो लैंड है इस पे घर बनाने के लिए उसको बोलना पड़ेगा ना कि भैया कितना पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो तुमने तो डिज़ाइन बना दिया, बट इसको कंप्लीट करने में मेरे को कितना रुपया लग जाएगा, हमको तो रेडी होना पड़ेगा, तो हम उस हिसाब से फिर रेडी होगा टाइम लेके, ठीक है ना। तो उसको बोलना पड़ेगा कि कितना रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो वो बोलने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा बिग ओ वाला तरीका, ठीक है ना, आपका बिग ओ इतना लगेगा, ठीक है ना। फिर आपका फिर वो बोला कि मानो बिग ओ का जो वैल्यू यहाँ पे बोला, ठीक है ना। तो बिग ओ जनरली क्या होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड। क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर बाउंड, मतलब इतना रुपया आपका मैक्सिमम लग सकता है। जैसे वो बोला कि भाई आपका ये घर बनाने में 1 करोड़ रुपया लग जाएगा, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे कि नहीं यार, अभी तो 1 करोड़ है नहीं, अभी तो मेरे पास 25 लाख ही है, बाद में बनाते हैं। तो उसके हाथ से तो काम निकल जाएगा ना, समझ रहा है मेरा बात। तो वो अपर बाउंड नहीं बोलेगा तुमको, ठीक है ना। तो वो सोच रहा है कि यार अपर बाउंड बताएं कि नहीं बताएं, ठीक है ना। तो फिर वो वो बोला कि, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो बोला कि हमको 1-2 दिन का टाइम दीजिए फिर हम बताते हैं, ठीक है ना। तो वो आके बोला कि देखिए आप अगर जो हम आर्किटेक्ट बना के दिया और हम जो मटेरियल्स लिख के दे रहे हैं, इससे अगर आप बनाएंगे, ठीक है ना, इससे अगर आप बनाएंगे तो आपका कम से कम इतना रुपया लगेगा, कम से कम आपका 40 लाख लगेगा, ठीक है ना। क्या बोला उसने आके कि कम से कम आपका 40 लाख लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हम लोग का, अच्छा ये नोटेशन जो है ना, ये पाई नहीं है, ये ओमेगा है, ठीक है ना। ओमेगा नोटेशन लेते हैं, इसको पाई नहीं बोलते, इसको हम ना गलती से पाई बोल दिया, ये ना ओमेगा नोटेशन होता है, ठीक है, इसको ना ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, पाई नहीं होता है। तो हम वहाँ से उठा लिया, क्या बोलते हैं,
बुलियन अलजेब्रा से ये ओमेगा होता है, सर हमको अभी याद आया। ओमेगा का मतलब होता है लोअर बाउंड। तो ये बोला कि कम से कम आपका 40 लाख रुपया लगेगा, ठीक है ना। तो ओमेगा जहाँ पे अप्लाई होगा उसको ना हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड। मतलब मिनिमम आपका 40 लाख रुपया पकड़ के चलिए, आपको 40 लाख रुपया लगना ही लगना है, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत तुमने सोचा कि नहीं यार थोड़ा बहुत चेंज वेंज करेंगे, तो मतलब मान लो प्रोजेक्ट ख़त्म करने में टाइम भी तो लगेगा, वो आज के रेट के हिसाब से बता दिया है। तो प्रोजेक्ट ख़त्म होते होते मान लो तुमको 53-54 लाख रुपीज़ लग रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। तो मतलब हाँ तुम्हारा अच्छा तो नहीं लेकिन घर बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब घर तो बन ही जाएगा समझ में। तो जो थीटा होता है ना, थीटा 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 में जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ना, ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू। क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना। थीटा में हमको एग्जैक्ट पता होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। सो एग्जैक्ट वैल्यू इज थीटा। तो बिग ओ हो गया आपका अपर बाउंड, मैक्सिमम कितना लग सकता है। ओमेगा हो गया आपका लोअर बाउंड, ओमेगा फंक्शन जो है लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करता है। थीटा जो है ना वो एग्जैक्टली बताता है कि कितना खर्चा होगा, ठीक है ना। थीटा फंक्शन से हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एग्जैक्ट वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया। तो समझ में आ गया, ठीक है। हाँ सर। तो बहुत ईजी है। और ऊपर में तो हम बता ही दिया कि ये किस तरीके से मतलब सब चीज़ें चलती हैं। तो हाँ, तो ठीक ही है, ये तो बता ही दिया ग्राफ। अच्छा चलो अब एक चीज़ और समझते हैं, बिग ओ नोटेशन के बारे में बातें करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर मैं सिखाता हूँ ये सब कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन। The big O notation defines an upper bound of an algorithm. It bounds a function only from above. The big O notation is useful when we only have upper bound on the time complexity of an algorithm. Many times we easily find an upper bound by simply looking at the algorithm. अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एन जो फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट positive constant C and n0 such that 0 less than equal to f of n is less than equal to constant multiply by g of n, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 ग्रेटर देन n0, ठीक है। एक कर्ली ब्रेस क्लोज कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है।
तो ये मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, देख- ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे जा रहे हैं। हम लोग का जो फंक्शन है एफ ऑफ एन, तो हम लोग का जो एफ ऑफ एन है वो है ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, जी ऑफ एन। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने गलती से कैपिटल जी लिख दिया है ना, स्मॉल जी होगा, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग के पास है एफ ऑफ एन। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे आया, ये वाला पॉइंट क्रॉस किया और कुछ इस तरीके से गया। तो ये है एफ ऑफ एन, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आया, ठीक है ना। ये दोनों फंक्शन यहाँ पे क्रॉस किया था, तो ये है आपका n0, दिस इज n0, ठीक है। ये n0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n। और ये जो फंक्शन है ना, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद, कांस्टेंट से g ऑफ n को मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। और ये वेल नोन है, दिस इज वेल नोन, ठीक है। बट एफ ऑफ एन ये है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एन का वैल्यू होगा ऑर्डर ऑफ एन। एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो कहने का मतलब ये होता है कि मतलब जिसके पास बिग ओ है ना वही बड़ा है, ठीक है ना। जिसके पास बिग ओ है वही बड़ा है। तो बिग ओ कहाँ है, बिग ओ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एन जो है ना, ये बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटर फंक्शन। समझ में आया। बिग ओ नोटेशन में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेटर फंक्शन को। तो देखो ये एफ ऑफ एन से, ठीक है ना, बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है, मतलब इसके आसपास भी हो सकता है या इससे बड़ा है, ठीक है ना। और ये एक पॉइंट पे मिलता भी है, ठीक है ना, एक पॉइंट पे मिलता भी है, ठीक है ना। और जब इसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया तो ये इससे ऊपर चला गया, ये इससे ऊपर चला गया, एफ ऑफ एन से ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी हमको ग्रेटर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हमको, अच्छा ये ना n होगा, हमने n नहीं लिखा यहाँ पे, ये n है, तो इसको स्मॉल n ही लिखना ठीक होता, ये n0, ठीक है, n0, क्योंकि सब स्मॉल n लिख रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये वाला n0 भी स्मॉल होगा, कांस्टेंट c एंड n0, ठीक है ना। तो ये n रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया मोटा मोटी कि जब भी हमको ग्रेटर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको बिग ओ वाला जो वैल्यूज़ है उसी को लेके लिख देना है आंसर में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
मतलब जिसके पास बिग ओ है उसी को बस हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अच्छा, आते हैं आगे। और यहाँ पर है ओमेगा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, ओमेगा। अच्छा, 03A9। तो बन गया ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा नोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। Just as we go, notation provides an asymptotic upper bound on a function. Omega notation provides an asymptotic lower bound. Notation lower bound. Omega notation can be useful when we have lower bound on time complexity of an algorithm. For a given function g open parenthesis n close parenthesis, we denote by omega open parenthesis g open parenthesis n close parenthesis the set of functions. तो जी एन, यहाँ पे ओमेगा का सिंबल डालेंगे 0349। अरे क्या था, 03A9 था, सॉरी 03A9, 03A9। तो कंट्रोल Z, हाँ ओमेगा आ गया। तो G ऑफ N, तो छोटा वाला M छोटा वाला G, ठीक है ना। वी फॉर अ गिवन फंक्शन G ऑफ N वी डिनोट बाई ओमेगा ऑफ G ऑफ N द सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल C कंट्रोल V इक्वल टू कर्ली ब्रेस ओपन f of n colon, there exists a positive constant capital C and n0 such that 0 is capital C times G of n. G of n is less than equal to f of n. For all n greater than equal to n0, n greater than equal to n0, ठीक है। तो ये है, तो इसका जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा।
ये आपका n है, और ये जो ग्राफ है ना ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, और ये आपका f ऑफ n है, दिस इज़ f ऑफ n, ड्रॉ करते हैं दूसरे कलर से। और ये जो दूसरा वाला जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये आपका c क्रॉस g ऑफ n है, c क्रॉस g ऑफ n है, ठीक है ना, ये c क्रॉस g ऑफ n है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हमको मिला है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं n0, n0, ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ n इक्वल टू ओमेगा g ऑफ n, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कैसे लिखेंगे, f ऑफ n को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग f ऑफ n को लिखेंगे, f ऑफ n विल बी ओमेगा ऑफ g ऑफ n, g ऑफ n, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है इसका लोअर बाउंड, क्योंकि ये मतलब f ऑफ n से थोड़ा सा छोटा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लोअर बाउंड, ठीक है ना, मतलब ये उससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग को लिमिट उमिट कराया गया इसके अंदर? नहीं सर, लिमिट अच्छा, लिमिट्स नहीं कराया, ठीक है। नहीं। अच्छा, तो वैसे लिमिट्स पता है ना तुमको क्या होता है? मैथ्स वाला ना? हाँ हाँ, मैथ्स वाला की बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, बताइए पढ़ाइए। हाँ हाँ, तो वो लिमिट्स क्या होता है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? कि मतलब जिस वैल्यू पे वो टेंड कर रहा है उस पे उसका वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ सर। नहीं, अगर हमको हिंदी में बताना है तो हम क्या बताएगा, अगर मेरे से कोई बच्चा पूछता कि सर लिमिट्स क्या होता है? बेसिकली मतलब एक रेंज में उसका वैल्यू क्या निकलेगा वही होता है। लिमिट्स क्या होता है ना फंक्शन का कि वैल्यू क्या निकलेगा। ये जो अभी हम तुमको बताया ना, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ठीक है ना। हाँ तो लिमिट्स जो होता है ना वो और मतलब जो फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू है ना उसके ठीक ऊपर वाला पॉइंट और उसके ठीक नीचे वाला पॉइंट्स, ठीक है ना, लिमिट से इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। लिमिट्स का मतलब होता है नेबरिंग पॉइंट्स। ये जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब मान लो एक लाइन आया है, उसके ऊपर में छोटा सा पॉइंट है जो कि वेरी क्लोज टू f ऑफ n है, और यहाँ पे एक पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बड़ा दूर दूर बना दिया है ठीक है ना। ये जो कैलकुलेशन है ना, इसमें कैलकुलस आ जाता है धीरे धीरे। जब तो मास्टर डिग्री में यही सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसमें कैलकुलस घुसा के पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिमिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ में आया? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, समझ में आया? तो लिमिट से यहाँ पे फिर यूज़ में आने लग जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके ये वाला चीज़। तो कैलकुलेशंस जैसे हम लोग देखेंगे वैसे समझ में आ जाएगा। तो ये मतलब फंक्शन सब जाने का बस टेक्निक है, तो हम तुमको बहुत इजी करके ही बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये डिस्टेंस मैंने बहुत ज़्यादा ही ले लिया है, ये एकदम पास में होता है, एकदम पास में ऐसे होता है, तो ये इससे छोटा है। ये फंक्शन जो है सी से मल्टीप्लाई होने के बाद हो सकता है कि ये फ्रैक्शन हो, ठीक है ना। सी जो है ये जो कांस्टेंट है ये फ्रैक्शन हो, तो जैसे कि ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना, समझ में आया? तो ऐसा कोई फ्रैक्शन जैसे कि 0.95 करके कोई फ्रैक्शन हो, इसके साथ g ऑफ n का मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे की तरफ आ गया थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन हो 1.01, क्योंकि c जो है ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर ना, c रियल नंबर है ना, हाँ। तो जैसे अगर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये ठीक इसके ऊपर बढ़ जाएगा आके, नहीं, ठीक है ना, इस पे नहीं बैठ रहा है, f ऑफ n पे नहीं बैठ रहा है, इसके ऊपर बैठ रहा है, तब हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बिगो से, ठीक है,
समझ में आया? जब नीचे आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा सी। सिंपल सा बात है, एकदम बहुत सिंपल है, ठीक है ना? समझ में आया? कंप्यूटर में मैथ्स बहुत सिंपल है, ठीक है ना? बट हाँ। मैथ्स में मैथ्स थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसमें बहुत क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लिमिट क्या है? नेबरिंग पॉइंट्स। जैसे तुमसे कोई पूछेगा ना, कोई भी बच्चा तुमसे पूछेगा कि राघव ये बता, तो लिमिट्स क्या होता है? अगर तुमसे मान लो कोई 11 का बच्चा पूछा लिमिट्स क्या होता है, तो तुम बोला लिमिट्स होता है नेबरिंग पॉइंट्स, ठीक है ना? और उसको बताना कि ग्राफ में ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको लिमिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर तो सारा किस्सा है, उसके बाद धीरे 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 करके समझ में आ जाता है। तो जैसे जैसे तुम नोट्स खोलोगे लिमिट्स का, फिर उसको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो यही है, बहुत ईजी सा चीज़ है, ठीक है? हाँ। चलो फिर, तो ये हो गया। फिर थीटा नोटेशन को भी समझ लेते हैं। थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, HETA, थीटा नोटेशन। अरे थीटा नोटेशन क्या हो गया? यूनिकोड फॉर थीटा नोटेशन 03B8 सिलेक्ट कर लो, थीटा बन गया। चलो थीटा नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 03B8। The theta notation bounds a function from above and below, so it defines the exact asymptotic behavior. मतलब थीटा नोटेशन क्या है ना, कि वो फंक्शन को आगे से और पीछे से दोनों तरफ से बाउंड करता है, ठीक है ना? तो ये एग्जैक्ट एसिम्प्टोटिक बिहेवियर बता देता है, ठीक है? जो कि बहुत क्लोज होता है रियल रिजल्ट के। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू रियल रिजल्ट फॉर अ गिविंग। ऐसे लिख लेते हैं, for a given function हेलो राघव, वॉइस आ रहा है तुम मेरा? हाँ सर। हाँ। हाँ ठीक है। फॉर अ गिवन फंक्शन g of n we denote, तो 03B8 थीटा ऑफ g of n is the following set of functions. Okay. तो ये होता है 03B8 और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे थीटा में, g of n, इसको बंद करेंगे, इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको कौन सा नोटेशन बोलते हैं राघव सेट में? हाँ बराबर। ये जो हम लिखता है ना, ये फंक्शन जो लिखा, इसको कौन सा नोटेशन बोलते हैं? इसको
सब भूल गया राघव। इसको सेट बिल्डर नोटेशन बोलते हैं। राइट। लेस देन इक्वल टू C1 छोटा C1 था, छोटा C1 मल्टीप्लाई बाई G ऑफ n is less than equal to C2 is less than equal to वो फंक्शन f of n उन दोनों के बीच में होता है। f of n उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं, सच दैट वाला जो पार्ट है ना, इसको नीचे में लिखते हैं, इसको उड़ा देते हैं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। सच दैट f of n, ध्यान से देखो, f of n जो है वो देखो बीच में दोनों के, लेस देन इक्वल टू C2 टाइम्स G ऑफ n। मतलब एक बार C1 से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन ऊपर भाग गया, C2 से मल्टीप्लाई किया तो C1 से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन जो है नीचे भाग गया, C2 से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन जो है वो ऊपर भाग गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा नोटेशन से, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ में हम लोग एक और छोटा बात लिख लेते हैं, जैसे कि द अबव डेफिनेशन मीन्स इफ f of n, ये ऐसे नहीं सुनता है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ f of n is 03b8 is theta, f of n is theta of, अरे कहाँ चला गया, theta of g of n, अरे g of n, हाँ। The above definition means if f of n is theta of g of n, right, then the value f of n is always between किसके between होगा, C1 multiply by g of n, right, and C2 multiply by g of n, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। फॉर लार्ज वैल्यूज G of n पर, हाँ, g of n, हाँ लिख दिया है, नहीं C2 वाला, हाँ वो नीचे चला गया है आई थिंक, ये यहाँ आ गया, नहीं ओ C2 नहीं लिखा, हाँ C2 इंटू जी ऑफ n, n1, हाँ C2 ऑफ, ये गलती से पड़ गया, C2 ऑफ जी ऑफ n होगा, हाँ ठीक है ना। सेम ही फंक्शन है, जी ऑफ n ही है, उसको एक बार C1 से मल्टीप्लाई किया गया था और दूसरा बार C2 से मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है ना, समझ में आया। तो उसका वो ऊपर और नीचे चला जाता है, मतलब जो लाइन है ग्राफ का वो ऊपर और नीचे चला जा रहा है, तो इसलिए हमको थीटा ऑफ जी ऑफ n मिल जाता है, ठीक है। तो फॉर लार्जर वैल्यूज़, कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया, फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ n, तो n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n0 होगा, ठीक है ना, वो हमेशा n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन n0 होगा, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ थीटा और थीटा also requires that f of n must be
नॉन नेगेटिव फॉर वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन n0, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, इसका ग्राफ बनाते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ग्राफ इसको रखते हैं यहीं तक, पेन ले लेते हैं, माउस से बन जाता है बेटर। शेप्स, ये डबल एरो ले लेते हैं, लगा लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का n, आ जा भाई पर्पल आ जा, ये n हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का ना f ऑफ n है, ठीक है, ये f ऑफ n है। अब f ऑफ n के साथ क्या हुआ कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया c1 को, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने c1 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, c1 जो है ना ये ऐसे गया, ये ऐसे आ गया, तो ये है आपका c1 मल्टीप्लाई बाई g ऑफ n, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि यही वाला जो फंक्शन था इसको हम लोग ऐसे करके लेके चले गए, तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया c2 मल्टीप्लाई बाई g ऑफ n, ठीक। तो हमारा जो f ऑफ n है ना, ये देखो इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। एक्चुअल फंक्शन जो है वो ये था, बट इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट वगैरह आने के बाद ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया। तो हमको बोला गया था कि f ऑफ n जो है ये g ऑफ n, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ n को हम लोग लिख सकते हैं थीटा ऑफ g ऑफ n, ऐसे लिख सकते हैं, थीटा ऑफ g ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये मिल रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ये मिला था तो इसको ले लेते हैं हम लोग n0, दिस इज n0, ठीक है ना, ये n0। और ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ g ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है राघव, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो राघव मैं बोला था आज यहीं तक रखें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। इसका कैलकुलेशंस वगैरह और मास्टर थ्योरम इसके बाद ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा मास्टर थ्योरम। राघव अभी तो एक बार फ्राइडे को रखते हैं क्लास, ठीक है। और अगर किसी का क्लास कैंसिल होता है शाम को तो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। फ्राइडे को तो तुम्हारा छुट्टी ही रहता है ना, हाँ जी। तो 11 बजे क्लास तुम्हारा लिखा हुआ है मेरे पास टाइमिंग, ठीक है, ठीक है। तो फ्राइडे को कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक ठीक है। और राघव तुम थोड़ा बीच में ये वेबसाइट वाला काम भी थोड़ा कर दे। हाँ मैं अपडेट करता हूँ। हाँ, अरे ये कहाँ गया, ओ इधर भाग के आ गया, इसको बंद कर लेते हैं। इसको बंद करने का क्या था, F10 था।